स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पूर्णांकों के गुणनफल हमें ज्ञात करने हैं। तो आइए इसमें पहला खंड ले लेते हैं हम। इससे पहले हम पूर्णांकों के गुणा पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आइए पुनः हम पूर्णांकों के गुणनफल के नियमों को दोहरा लेते हैं। तो पहला नियम हमारा था, समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक प्राप्त होता है। जैसे ऋण 2 गुणा ऋण 3, ये दोनों की पहले हम साधारण गुणा कर लेंगे, चिन्हों को छोड़ देते हैं। तो 2 की 3 में गुणा करते हैं, 2 तिया 6 आता है। अब हमारा पहला नियम कहता है कि समान चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा धनात्मक आती है। तो दोनों समान चिन्ह के हैं तो गुणनफल हमें धनात्मक प्राप्त होगा। इसी प्रकार धन 2 गुणा धन 4, यहाँ पर भी हम पहले चिन्हों को ध्यान में नहीं रखेंगे, केवल अंकों को गुणा करेंगे। 2 गुणा 4 8 होता है, और चूंकि दोनों समान चिन्ह के हैं तो गुणनफल धनात्मक प्राप्त होता है। पूर्णांकों के गुणनफल का दूसरा नियम है, विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होता है। अर्थात यदि एक पूर्णांक धनात्मक है और एक पूर्णांक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होगा। जैसे ऋण 3 गुणा धन 4, तो पहले चिन्हों को हम भूल जाएंगे, केवल अंकों की गुणा कर लेते हैं। 3 की 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12। अब चूंकि दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो हमारे नियमानुसार उत्तर ऋणात्मक प्राप्त होगा, अर्थात ऋण 12 उत्तर आएगा। अब चाहे तो ऋण आगे हो या पीछे हो, अगर ये इस तरीके से होता, धन 5 गुणा ऋण 3, यहाँ पर पहले 5 की 3 में हम गुणा करेंगे, 5 तिया 15, चूँकि विपरीत चिन्ह के हैं तो उत्तर ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो ऋण का चिन्ह चाहे आगे हो या पीछे हो, उत्तर ऋणात्मक ही आएगा। आइए अब हम प्रश्नावली 1.3 के पहले प्रश्न को हल करते हैं। 3 गुणा ऋण 1, तो यहाँ पर हम पहले 3 की 1 में गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3। अब चूंकि विपरीत चिन्ह के हैं, 3 का चिन्ह धनात्मक है और 1 का चिन्ह ऋणात्मक है, तो विपरीत चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक आता है, तो ये ऋण 1 प्राप्त होगा। खंड बी भी इसी तरीके से हो जाएगा। अब खंड सी लेते हैं, ऋण 21 गुणा ऋण 30, तो यहाँ पर हम 30 की 21 में पहले गुणा कर लेते हैं। 30 में 0 आ रहा है तो पहले 0 ऐसे लगा लेंगे। अब 3 से 21 में गुणा कर लेंगे, 21 या 63, तो 630 आ गया। अब चूंकि ये दोनों समान चिन्ह के हैं तो समान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक आता है, धनात्मक आता है, तो ये धन आएगा। धन 630 हमारा उत्तर प्राप्त होगा। खंड सी की भांति खंड डी को कर लेंगे। अब खंड ई लेते हैं हम, ऋण 15 गुणा 0 गुणा ऋण 18, तो यहाँ पर दो पदों की गुणा करेंगे। पहले इन दो संख्याओं को गुणा करते हैं, तो 0 से ऋण 15 में गुणा करेंगे। हम जानते हैं 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर 0 आता है, तो 0 आ जाएगा, और गुणा ऋण 18 ऐसे लिखा रहेगा। ध्यान रहे, दो संख्याओं की एक बार में गुणा करेंगे। अब 0 से ऋण 18 गुणा करेंगे तो फिर वही 0 से किसी भी संख्या गुणा करने पर 0 आता है, तो ये 0 प्राप्त होगा। अब लेते हैं खंड जे, इसमें 4 पूर्णांक हैं और इनकी गुणा करनी है हमें। तो ध्यान रहे, दो पदों की या दो पूर्णांकों को एक बार में लेकर हम गुणा करेंगे। तो पहले इन दोनों पूर्णांकों की एक साथ गुणा कर लेते हैं हम। तो ऋण 3 की ऋण 6 में गुणा करेंगे, तो 3 की 6 में गुणा करते हैं, 3 छंग 18। चूँकि दोनों समान चिन्ह के हैं तो गुणनफल धनात्मक आएगा, तो धन 18 प्राप्त होगा। बाकी के पूर्णांक इसी तरह से आ जाएंगे, ऋण 2 गुणा ऋण 1। आगे चलते हैं, अब इन दो पूर्णांकों को ले लेते हैं। तो 18 की 2 में गुणा कर लेते हैं हम, तो आएगा 18 दूनी 36, और चूंकि विपरीत चिन्ह के हैं, एक धन का है एक ऋण का है, तो ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होगा, तो ऋण 36 आएगा। गुणा ऋण 1 पीछे से ऐसी रहेगा। अब ऋण 36 की ऋण 1 में गुणा करते हैं। हम 36 की पहले 1 में गुणा करेंगे, 36 एकम 36, चूंकि दोनों समान चिन्ह के हैं तो गुणनफल धनात्मक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार धन 36 हमारा उत्तर आएगा। प्रश्न 1 के अन्य खंडों को हम इसी भांति हल कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। 18 गुणा 7 धन ऋण 3 बराबर 18 गुणा 7 धन 18 गुणा ऋण 3। तो आइए इसको हल करते हैं हम। तो इसको हल करना हमें इन दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले इसका बायां पक्ष ले लेते हैं। बाएं पक्ष को हम लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो बाएं पक्ष को लिख लेते हैं, 18 गुणा 7 धन ऋण 3 बराबर, इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले 7 धन ऋण 3 को हल करेंगे, तो 18 गुणा ऐसी रहेगा। अंदर यहाँ पर हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर चूंकि धनात्मक चिन्ह है तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, तो हो जाएगा 7 ऋण 3। 7 ऋण 3 को हम हल कर लेंगे, तो यह 18 गुणा 7 ऋण 3 होता है 4। अब 18 चौक 72, तो यह आ गया 72। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी 18 गुणा 7 धन 18 गुणा ऋण 3। इनकी गुणा कर लेते हैं हम। 18 की 7 में गुणा करते हैं, तो 18 7 126,
और यहाँ पर हमें 18 की 3 में गुणा करेंगे, 18 तिया 54, और चूंकि 18 धनात्मक है और 3 ऋणात्मक है, विपरीत चिन्ह के हैं, तो गुणा ऋणात्मक आएगी, तो ऋण 54 आएगा। अब 126 ऋण 54, इसमें से हम घटा लेते हैं इसको, तो ये भी हमारा आता है 72। तो इस प्रकार हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाती है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी प्रकार से इसका दूसरा खंड भी हम हल कर लेंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किसी भी पूर्णांक a के लिए ऋण 1 गुणा 1 इसके समान है। खंड 2 है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल ऋण 22 हो, 37 हो और 0 हो। आइए इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। किसी भी पूर्णांक a के लिए ऋण 1 गुणा a बराबर होता है a का विपरीत अर्थात योज्य प्रतिलोम, यानी कि ऋण a का योज्य प्रतिलोम होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋण 1 से किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। इसका दूसरा खंड था, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल ऋण 22 है। तो ये प्रश्न कुछ इस तरीके से बनेगा, ऋण 1 में किस पूर्णांक से गुणा करें कि गुणनफल ऋण 22 आए। तो हम जानते हैं कि विपरीत चिन्हों की जब गुणा करते हैं तो गुणनफल ऋणात्मक आता है, और 1 से किसी भी संख्या गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो 1 से किसको गुणा करने पर 22 आएगा, 1 से 22 को गुणा करने पर 22 आएगा, और चूंकि ये ऋण का है तो यहाँ पर धन का 22 होना चाहिए, तभी विपरीत चिन्ह गुणा करके ऋणात्मक आएगा, तो यहाँ धन 22 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं ऋण 1 से 22 को गुणा करने पर ऋण 22 प्राप्त होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि हमें योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है उस संख्या का ऋण 1 से गुणा करने पर, तो ऋण 22 का योज्य प्रतिलोम धन 22 होता है। अगला खंड है इसका कि ऋण 1 से किसको गुणा करने पर 37 आएगा। तो 37 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ऋण 37 होता है, तो यहाँ पर ऋण 37 आएगा। अर्थात ऋण 1 से ऋण 37 को गुणा करने पर धन 37 प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों समान चिन्ह के हैं तो गुणा करने पर धनात्मक उत्तर आएगा। अगला खंड है, ऋण 1 से किसको गुणा करने पर 0 आएगा। तो हम जानते हैं 0 गुणनफल तभी आता है जब दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या 0 हो, तो ये 0 नहीं है तो यहाँ पर 0 आएगा। ऋण 1 से 0 को गुणा करने पर 0 प्राप्त होगा। अब प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, ऋण 1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए ऋण 1 गुणा 1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो आइए इस पैटर्न को हम बनाते हैं। ऋण 1 गुणा 5 बराबर आता है, 5 के 1 में गुणा करेंगे 5 एकम 5, और विपरीत चिन्ह के हैं तो गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होगा, तो ऋण 5 आएगा। अब हम यहाँ पर एक एक संख्या कम करते जाते हैं, ये जाएगा ऋण 1 गुणा 4, ये बराबर हमें प्राप्त होगा ऋण 4, और ऋण 4 कैसे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऋण 5 ऋण 1 या ऋण 5 धन 1, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम, ऋण 5 धन 1 मिलकर के ऋण 4 आता है। आगे आएगा हमारा पैटर्न, इसी तरह से फॉलो करते रहेंगे। अब इसमें एक और कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये आता है ऋण 3। ये ऋण 3 कैसे प्राप्त होगा, ऋण 4 में से ऋण 1 को घटा लेंगे, यानी कि ऋण 4 धन 1, तो ये इस तरीके से ऋण 3 आता है। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं हम, ऋण 1 गुणा 2, तो ऋण 1 गुणा 2 बराबर ऋण 2। ऋण 2 कैसे आएगा, ऋण 3 में से ऋण 1 घटाकर, यानी कि ऋण 3 में 1 जोड़ करके। आगे इसी पैटर्न को करेंगे, 2 की जगह इसमें 1 और कम हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ऋण 1 गुणा 1 ऋण 1 आता है। ऋण 1 कैसे आएगा, ऋण 2 में से ऋण 1 घटाएंगे या ऋण 2 में से 1 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऋण 1 है। जब ब्रैकेट खोलते हैं तो बाहर अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो अंदर वाली संख्या का चिन्ह बदल जाता है, तो धन 1 हो गया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 1 के बाद आता है 0, 1 और कम करते हैं 0 आ गया, ऋण 1 गुणा 0 बराबर 0 आता है। 0 कैसे आएगा, ऋण 1 ऋण 1, फिर यहाँ पर ऋण ऋण धन हो जाएगा, ऋण 1 धन 1। इसी पैटर्न को आगे फॉलो करेंगे, 0 के बाद आता है ऋण 1, 0 में 1 और कम करते हैं तो ऋण 1 हो गया, तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर, अब क्या करेंगे 0 में से ऋण 1 घटाएंगे तो 0 गुण माइनस ऋण 1 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 धन 1 बराबर 1। तो इस तरीके से ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर धन 1 आता है। तो इस तरीके से पैटर्न हमारा पूरा होता है। प्रश्न नंबर 5 है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो खंड ए है, 26 गुणा ऋण 48 धन ऋण 48 गुणा ऋण 36। तो आइए इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं 26 गुणा ऋण 48 धन ऋण 48 गुणा ऋण 36। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऋण 48 इन दोनों जगह पर कॉमन है, तो इसमें हम वितरण गुण का उपयोग करेंगे। तो ऋण 48 को हम कॉमन ले लेंगे, ये वितरण गुण हमें याद होगा। कोई 3 पूर्णांक अगर ए बी सी हैं तो ए गुणा बी धन सी बराबर होता है ए गुणा बी धन ए गुणा सी। तो यहाँ पर इस रूप में हमें दिया हुआ है ए गुणा बी धन ए गुणा सी, तो ये दोनों जगह कॉमन है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, और ब्रैकेट के अंदर जो उनके बाद में जो बच जाते हैं बी धन सी, ये ब्रैकेट में आता है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, ऋण 48 को दोनों जगह से हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो हमें प्राप्त होगा ऋण 48 गुणा ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 26 धन यहाँ पर ऋण 36 आ जाएगा। आगे इसको हल कर लेते हैं, ऋण 48 ऐसी रहेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर हल कर लेंगे 26, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर चूंकि धनात्मक चिन्ह है तो ये ब्रैकेट खोल करके इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, इसी तरीके से आ जाएगा ऋण 36
ये ऋण 48 ऐसी रहेगा, गुणा, इनको सरल कर लेते हैं क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं तो घटेंगे। 36 में से 26 घटा करके आया 10, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। अब हम इन दोनों गुणा कर लेते हैं। 10 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उसके आगे 0 बढ़ जाता है, तो ये 480 हो गया। चूँकि ये दोनों समान चिन्ह के हैं तो उत्तर धनात्मक आएगा, यानी कि धन 480 या खाली 480 इसको हम लिख सकते हैं। खंड बी है 8 गुणा 53 गुणा ऋण 125। तो इसमें हम किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? इसमें हम 3 संख्या हैं, 3 पूर्णांक हैं, तो साक्षरता का इस्तेमाल करेंगे। साक्षरता का नियम ये कहता है कि जब 3 पूर्णांक को गुणा करते हैं तो किन्हीं भी 2 पूर्णांक को गुणा हम पहले कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम ऐसे 2 पूर्णांक को गुणा करेंगे पहले, ताकि गुणनफल में अधिक से अधिक 0 आ जाए हमारे। 125 की 8 में पहले हम गुणा करेंगे, तो 8 गुणा ऋण 125 इसको एक साथ लिख लेंगे और फिर उसमें 53 से हम गुणा करेंगे। तो इनको गुणा कर लेते हैं। 125 की 8 में गुणा करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1000, और चूंकि ये विपरीत चिन्ह के हैं तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा और गुणा 53। अब ऋण 1000 से 53 में गुणा करेंगे। 1000 से 53 में गुणा करेंगे तो 53 के आगे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो जाएगा 53 और उसके आगे 3 जीरो बढ़ा दिए, 53,000 हो गया। चूंकि विपरीत चिन्ह के हैं तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा, तो ऋण 53,000 इसका उत्तर होगा। खंड सी है 15 गुणा ऋण 25 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 10। तो यहाँ पर भी हम पहले 25 और 4 की गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 15 ऐसी रहेगा, गुणा 25 चौका 100 होता है, क्योंकि समान चिन्ह के हैं तो गुणनफल धनात्मक प्राप्त होगा, और गुणा ऋण 10 पीछे से ऐसी रहेगा। अब 15 में 100 से गुणा करेंगे 1500, और फिर 10 से गुणा करेंगे तो 15,000 हो जाएगा, और ऋणात्मक उत्तर, एक ऋण का चिन्ह है तो धन और ऋण की गुणा करके ऋणात्मक आएगा, तो ऋण 15,000 हमारा उत्तर प्राप्त होगा। खंड डी है ऋण 41 गुणा 102। तो यहाँ पर भी हम वितरण गुण का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम 102 क्योंकि 100 के नज़दीक है, तो इसको हम 100 धन 2 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ऋण 41 गुणा, इसको हम लिख लेंगे 100 धन 2। अब इसमें वितरण गुण का उपयोग कर लेंगे। वितरण गुण क्या था हमारा? a गुणा बी धन सी बराबर a गुणा बी धन a गुणा सी। तो यहाँ पर वही करेंगे, ऋण 41 से 100 में और 2 में अलग अलग गुणा कर लेंगे, तो जाएगा ऋण 41 गुणा 100 धन ऋण 41 गुणा 2। अब ऋण 41 की 100 में गुणा करेंगे, तो 41 की 100 में गुणा करके हो जाएगा 4100, ऋणात्मक चिन्ह आएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं। धन यहाँ पर भी इसी तरह से आएगा, क्योंकि ये विपरीत चिन्ह के हैं तो गुणा ऋणात्मक आएगा गुणनफल, और 2 एकम 2, 2 चौके 8, ऋण 82 हो गया। अब जो कि दोनों ये समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 2 और 0 2, 8 और 0 8, 1 4, तो ऋण 41 82, ये इसका उत्तर प्राप्त होगा। खंड ई को हम खंड ए की भांति कर लेंगे, और खंड एफ को हम खंड डी की भांति कर लेंगे, खंड जी को भी हम खंड एफ की भांति कर लेंगे, और खंड एच को करते हैं अब हम। खंड एच ऋण 57 गुणा ऋण 19 धन 57। यहाँ पर ये दोनों समान चिन्ह के, हम जानते हैं समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक ही आता है, हम इनकी गुणा नहीं करेंगे, लेकिन ऋण 1 और ऋण की गुणा करके धनात्मक आता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 57 गुणा 19 और धन 57, ऐसा लिख लेंगे। अब हम देखते हैं 57 को आप 57 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 57 यहाँ भी गुणनफल है और 57 यहाँ भी गुणा में है, तो 57 को हम कॉमन ले लेंगे, वितरण गुण का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 19 धन, यहाँ पर बचेगा 1। इसे हल कर लेते हैं। 57 गुणा 19 धन 1 होता है 20। अब 20 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11 है, तो 1140, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। तो शुरू में कमरे का तापमान था हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, और ये कहते हैं कि हर घंटे में तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। तो 1 घंटे में तापमान में कमी 5 डिग्री की होती है, तो 10 घंटे में तापमान में कितनी कमी हो जाएगी? तो 10 गुणा 5 यानी 50 डिग्री की कमी हो जाएगी। अभी कहते हैं 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा? तो शुरू में 40 था, 50 डिग्री की कमी हो गई इसमें, तो 40 में से 50 घटा देंगे, तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। अब इनको घटाना है, विपरीत चिन्ह के तो घटेंगे, तो 50 में 40 घटा के 1 10 आया, और क्योंकि ऋणात्मक बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है, अतः ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होगा, तो ऋण 10 डिग्री सेल्सियस 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होगा। प्रश्न नंबर 7 है, 10 प्रश्नों वाले कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। पहला खंड है, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे? तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब क्योंकि एक सही उत्तर पर प्राप्त अंक होते हैं हमें 5 और एक गलत उत्तर देने पर हमें प्राप्त होते हैं ऋण 2 अंक। अभी कहते हैं मोहन
4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। अतः मोहन द्वारा 4 सही उत्तरों में प्राप्त अंक होंगे। एक सही उत्तर पर 5 अंक आते हैं, तो 4 सही उत्तरों पर 4 गुणा 5 यानी 20 अंक प्राप्त होंगे। तथा 6 गलत उत्तर दिए तो 6 गलत उत्तरों में प्राप्त अंक होंगे 6 गुणा -2, क्योंकि एक गलत उत्तर पर -2 मिलते हैं। अब 6 दूनी 12, क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा, तो ऋण 12 प्राप्त होंगे। अब मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर 20 धन ऋण 12। अब इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह नहीं है तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ऋण 12 ऐसे आ जाएगा खोल करके ब्रैकेट। अब 20 ऋण 12 होता है हमारा 8, तो मोहन द्वारा अंत में 8 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार इस प्रश्न का दूसरा और तीसरा खंड हम हल कर लेंगे। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। खंड ए है, किसी महीने में वह कंपनी 300 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है? तो 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बेचती है और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की। आइए सवाल करते हैं। तो सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी बेचने पर लाभ होता है 8 रुपये का और स्लेटी सीमेंट की एक बोरी बेचने पर हानि होती है 5 रुपये की। अब क्योंकि उसने सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां बेची हैं, तो 3000 बोरियां बेचने पर उसे लाभ होगा 3000 गुणा 8 बराबर 24,000 रुपये। और स्लेटी सीमेंट की क्योंकि उसने 5000 बोरियां बेची हैं, तो 5000 बोरियां बेचने पर उसको हानि होगी 5000 गुणा 5 बराबर 25,000। तो इस प्रकार अतः कंपनी को कुल हानि होगी, या नेट हानि कह सकते हैं हम इसको, बराबर होगी 25,000 ऋण 24,000 बराबर 1000 रुपये। तो उसे कुल 1000 रुपये की हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर हानि ज़्यादा हो रही है, लाभ कम हो रहा है। यदि इसको हम पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो ये ऋण 1000 लिखा जाएगा ऐसे। अब क्योंकि उसे स्लेटी सीमेंट की 6400 बोरियां बेची हैं, तो 6400 बोरियों बेचने पर उसे हानि होगी 6400 गुणा 5 बराबर 32,000 रुपये। अब क्योंकि कंपनी को ना लाभ ना हानि होती है, यानी जितनी हानि हुई उतना ही लाभ होना है, अर्थात उसे 32,000 रुपये का लाभ होना है। तो कितनी सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी होंगी, आइए देखते हैं। अतः सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचने पर उसको लाभ होगा 32,000 का लाभ होना चाहिए। अब क्योंकि एक सीमेंट की सफ़ेद बोरी बेचने पर 8 रुपये का लाभ होता है, अतः सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या होगी 32,000 बटे 8, 8 चौक 32, तो ये 4000 आएगा। अर्थात 4000 बोरियां उसको सफ़ेद सीमेंट की बेचनी होंगी, ताकि कंपनी को ना लाभ हो ना हानि हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला खंड है, ऋण 3 को किस संख्या से गुणा करें कि 27 प्राप्त हो, धन 27। तो हम जानते हैं दो समान चिन्हों की गुणा करते हैं तब हमें धनात्मक उत्तर प्राप्त होता है। अब 3 से किस संख्या गुणा करने पर 27 आएगा, 3 9 27 होता है, तो यहाँ 9 आएगा। और क्योंकि समान चिन्हों गुणा करने पर धनात्मक उत्तर आता है, तो यहाँ पर ऋण 9 लिखेंगे हम। अब इसी तरह से अगला है, 5 को किस संख्या से या किस पूर्णांक से गुणा करने पर ऋण 35 आएगा। यहाँ ऋण 35 उत्तर आ रहा है। ऋणात्मक उत्तर कब आता है, जब एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तो ये चूंकि धनात्मक है तो यहाँ पर ऋणात्मक आएगा उत्तर। अब 5 को किस से गुणा करने पर 35 आता है, 7 से गुणा करने पर, 5 7 35, तो यहाँ पर ऋण 7 आएगा। अब इसी तरह यहाँ पर गुणनफल ऋण 56 आ रहा है। ऋणात्मक गुणनफल कब आता है, जब एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तो ये ऋणात्मक है तो यहाँ धनात्मक आएगा। 8 को किस से गुणा करने पर 56 आएगा, 8 7 56, तो 7 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर गुणनफल धन 132 आ रहा है। धनात्मक गुणनफल कब आता है, जब दोनों समान चिन्ह के होते हैं, तो ये ऋण का 12 है तो यहाँ पर भी ऋणात्मक ही आएगी संख्या। अब 12 को किससे गुणा करने पर 132 आएगा, 12 से इसमें भाग कर लेते हैं, 12 एकम 12, 1 बचा, फिर 12 एकम 12, तो ऋण 11 आएगा। तो ऋण 11 गुणा ऋण 12 बराबर 132। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1.3 हमारी पूर्ण होती है, और जो प्रश्न छूटे हैं उनको आप स्वयं हल कर लेंगे, और इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी हल करने का प्रयत्न करेंगे ताकि अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके।